नमस्कार दोस्तों, इस लेसन में हम वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति विशेष में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन कुछ विशेष सिद्धांतों पर ढले हुए प्रतीत होते हैं। इन सिद्धांतों को वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कहा जाता है। इस लेसन में हम इन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करने जा रहे हैं। निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती ही रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता रहता है। अगला सिद्धांत है वृद्धि और विकास की असमान गति। यद्यपि विकास बराबर होता रहता है, परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं रहती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र हो जाती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रह पाती। अगला सिद्धांत है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिकता इंडिविजुअलिटी के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। अगला सिद्धांत है विकास क्रम की एकरूपता। विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। अगला सिद्धांत है सामान्य से विशेष की ओर। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये क्रियाएं उसकी आँखों और वाक तंत्र तक सीमित हो जाती हैं। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर ही संबोधित करता है। इसके पश्चात ही वह केवल अपने पिता को पापा कहकर संबोधित करना सीखता है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की सभी दिशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने में सक्षम है।
उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। इसके बाद है विकास की भविष्यवाणी संभव। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों यानी एक्स रे से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कुप्पुस्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि विकास सिफालोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि सिफालोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम होता क्या है। सिफालोकोडल क्रम का विकास लंबवत रूप में सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों पर नियंत्रण करना सीखता है। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। जबकि दूसरी तरफ प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है और इसके बाद संपूर्ण विकास। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की उंगलियों का तथा तत्पश्चात इन सब का पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। अगला है विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास लंबवत सीधा यानी लाइनियर न होकर वर्तुलाकार यानी स्पाइरल होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही वह आगामी वर्षों में फिर कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां बुनियाद का कार्य करता है, वहां वातावरण इस बुनियाद पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री और वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। ये थे वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। For more psychology lessons, visit and subscribe our YouTube channel Indrajit Master. Thank you.